गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे होब्स का प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। प्राकृतिक अवस्था क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था राज्य के अस्तित्व में आने से पहले की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है, जो कि एक पूर्व सामाजिक दशा है। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक सामाजिक अर्थात मिलजुल कर रहने का आदि नहीं था, जिसमें मनुष्य जीवन कैसा था? असहाय, दुर्वा और नरक के जीवन था। मतलब एक दूसरे का सहयोग नहीं करता था, कोऑपरेट नहीं करता था एक दूसरे को। तो हिंसा प्रधान जीवन था ये, जिसमें आसुरी या राक्षसी गुणों की प्रधानता के कारण जीवन होगा भयंकर और अव्यवस्थित होता है। होब्स के शब्दों में बोला होब्स ने जैसे कि एक ऐसा समय था जब मनुष्य एक ऐसी शक्ति के बिना रहते हैं जो उन्हें भयभीत बनाए रखे। वे उस अवस्था में रहते हैं जिसे युद्ध कहा जाता है, और वह ऐसा युद्ध है जो प्रत्येक की ओर से प्रत्येक के विरुद्ध लड़ा जाता है। और इस दशा में मनुष्य क्या होता है? मनुष्य का प्रमुख काम क्या है? युद्ध करना। प्रत्येक की ओर से प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध है। तो ऐसी अवस्था में कोई उस संस्कृति का फलने फूलने का कोई स्थान नहीं है, उद्योग धंधे का। तो सीधा साधा अगर हम सरल शब्दों में कहें कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था, 2 नंबर में आपको पूछते हैं ये, तो सीधा साधा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाश्विक, पशु जैसा एवं क्षणिक, अर्थात कभी पता नहीं लगता था कौन किसको मार दे, क्षणिक था। तो इस प्रकार क्या था? राज्य नहीं था, तो राज्य की अनुपस्थिति में जो अराजकता की स्थिति थी उसे हम बोल सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी, कि जो सबसे शक्तिशाली होगा वो सब कुछ कर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। कोई किसी का अभिभावक नहीं था, मित्र नहीं था और रक्षक नहीं था। सब एक दूसरे को मारने की ओर आतुर थे। सभी एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ रहे थे, युद्धरत थे, और जीवन अवसादपूर्ण था। ये गतिरोध में और निस्सहार था, कोई सार नहीं था, जिसमें हर क्षण सिर पर एक कच्चे धागे से लटकती तलवार नाचती रहती थी। उचित अनुचित, न्याय अन्याय का कोई भेद नहीं था उस स्थिति के अंदर। शक्ति और धोखा ही मनुष्य के प्रधान गुण थे। ऐसी दशा को हम, जो भारतीय ग्रंथ है जिसमें मत्स्य न्याय की स्थिति का वर्णन किया गया है कि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां निगल जाती है, ये ऐसी स्थिति थी जिसमें शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को मार कर अपना हित स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए थे। मनुष्य एक भेड़िए की तरह हिंसक था, और सामान्य कानून या विधि के रूप में, अनुपस्थिति के रूप में बल प्रयोग, धोखा और प्रतिज्ञा को तोड़ना सब उचित माने जाते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य के बिना, राज्य विहीन स्थिति में युद्ध और हिंसात्मक मृत्यु का भय मनुष्य को हमेशा रहता था। और मनुष्य के पास अपनी सुरक्षा के लिए क्या होता था? केवल अपनी शक्ति, पावर, और शक्ति नहीं है उसके पास, चतुरता होती थी। अपनी शक्ति के रूप में 2 ही साधन थे, शक्ति और चतुरता, सुरक्षा के रूप में। और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण का भय हमेशा सताता रहता था। तो ये एक ऐसी अवस्था थी। तो इससे 3 जो मुख्य विशेषताएं उभर कर सामने आती है कि प्राकृतिक दशा की क्या विशेषताएं थी, मुख्य विशेषताएं अगर आपको लिखना हो 2 नंबर 5 नंबर में, तो प्राकृतिक अवस्था की 3 मुख्य विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी कि इसमें नैतिकता का अभाव था। नैतिकता क्या कहती है? कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छा
सत्य असत विवेक के द्वारा व्यवहार कीजिए। तो असत सत्य का कोई विवेक नहीं था उस टाइम। सभी व्यक्ति अपनी मानसिक भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करते थे और उनके लिए हिंसा और हत्या उचित माना जाता था। नैतिकता का अभाव था, कोई डर नहीं था अंतरात्मा का। सेकंड जो विशेषता है वो ये है कि इस अवस्था में न्याय और अन्याय के विचार के लिए कोई स्थान नहीं था। क्यों? क्योंकि न्याय अन्याय और वैध अवैधता का निश्चय करने वाला कोई कानून नहीं है। तो क्या न्याय है क्या अन्याय है, इसको डिसाइड करने वाली कोई अगर सर्वशक्तिशाली संस्था नहीं है तो न्याय अन्याय का विचार नहीं होगा किसी भी दशा में। और तीसरी विशेषता जो उभर कर आती है वो यह है कि इस दशा में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। अभाव क्यों था? क्योंकि निरंतर हत्या और संघर्ष के वातावरण में स्थायी व्यक्तिगत संपत्ति कल्पना नहीं की जा सकती कि किसी के पास संपत्ति है, क्या पता उसको कोई शक्तिशाली आके हड़प ले। व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति या संपत्ति उसके व्यक्तित्व का हिस्सा, उसे कोई छीन नहीं सकता। परंतु इसमें अवस्था में ऐसा नहीं था। राज्य की अनुपस्थिति में कोई किसी को मारकर उसकी संपत्ति छीन सकता था। तो ये जो मुख्य विशेषता है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि उसकी थोड़ी आलोचना हम देख पाते हैं तो वो ये होगी कि होब्स की इस कल्पना की ऐतिहासिकता क्या है, कि वो कल्पना ही कर रहा है या कि वास्तव में कहीं ऐसा था। तो आलोचक उसके प्राकृतिक अवस्था के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं ढूंढ पाते हैं कि ऐसी अवस्था कब थी मानव सभ्यता के इतिहास में। और समाजशास्त्रों के अनुसार आदिकालीन मानव जीवन में भी किसी न किसी प्रकार का सामाजिक जीवन और नैतिक विधान तो मौजूद था। ऐसी स्थिति नहीं थी। तो ये आलोचना नहीं कर सकते कि ऐतिहासिकता नहीं है इसकी। और दूसरी, समाजशास्त्री इस पर सवाल उठाते कि हमेशा मानव जीवन थोड़ा सामाजिक और नैतिक रहा है। परंतु ये आलोचनाएं थोड़ी, अगर हम होब्स का गहराई से अध्ययन करें तो शिथिल पड़ जाती है। जब हम ये मानना आवश्यक नहीं समझते कि होब्स के अनुसार सचमुच ऐसी कोई प्राकृतिक अवस्था थी। होब्स स्वयं ऐसी प्राकृतिक अवस्था की सत्ता को किसी ऐतिहासिक प्रमाण से खुद पुष्ट नहीं करता है। वो तो एक कल्पना करता है कि नहीं, ये पुष्ट नहीं करता हूं मैं। वास्तव में उसका इस प्राकृतिक अवस्था के चित्रण से मतलब क्या था, आशय क्या निकालना चाहता था कि राज्य शक्ति के अभाव में लोगों का जीवन किस प्रकार का होना संभव है। वो राज्य का एक दार्शनिक और लोकतांत्रिक आधार प्रस्तुत कर रहा था, जिसमें कोई ऐतिहासिकता का पुट होना जरूरी नहीं है कि अगर राज्य नहीं होगा, कोई ऐसी शक्तिशाली संस्था नहीं होगी उनको नियंत्रित करने वाली, तो मनुष्य का जीवन कैसा होगा। तो उसकी प्राकृतिक अवस्था राज्य का एक कल्पनात्मक विकल्प प्रस्तुत करती है वो, कि वह ये, और वो विकल्प क्या है कि जिसमें मनुष्य पहुंच जाएगा तो उनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं होगी। और वो शक्ति नहीं होगी तो इनका जीवन कैसा हो जाएगा, एकाकी, दिन, अपवित्र, पाशविक और क्षणिक हो जाएगा। तो होब्स के अनुसार क्या है, जब कभी राज्य शक्ति कमजोर रही है तभी समाज में इसी प्रकार की प्राकृतिक दशाएं उत्पन्न होती रहती है। और राज्य के अभाव में होब्स की प्राकृतिक अवस्था का साथ जीवन हो जाने की धारणा निर्मूल नहीं है ये, कि जब कभी भी राज्य कमजोर हुआ है तो ऐसी प्राकृतिक अवस्था आ जाती है। कल्पना पर आधारित है। शुरुआत में हमने बोला था कि ये प्राकृतिक अवस्था राज्य के निर्माण से पूर्व की एक कल्पनात्मक अवस्था है। तो होब्स की प्राकृतिक अवस्था के जीवन की संभावना की पुष्टि गृह युद्ध के समय सभ्य राज्यों के निवासियों द्वारा अपने देशवासियों के प्रति किए गए निर्मम अत्याचारों से भी होती है। कि गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध में क्या स्थिति होती है कि कोई सरकार का कहना नहीं मानता है, सब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं। तो इसमें जो सभ्य लोग होते हैं उनके विरुद्ध जो आसुरी गुण वाले लोग अत्याचार करते हैं, उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, उनका सब कुछ छीन लेते हैं, उनको मार डालते हैं। तो ये सब कुछ उसने चित्रण किया है होब्स ने। तो ये उसकी प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत था, राज्य निर्माण की अवस्था से पूर्व। जब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका एक पृष्ठभूमि बनाने के रूप में काम करेगा कि राज्य का निर्माण क्यों किया किसी ने, राज्य क्यों बना, लोगों ने समझौता क्यों किया, क्यों अपनी ये प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने को मजबूर हुए। तो ये सब कुछ हम आगे की क्लास में जानेंगे। वो है सामाजिक समझौता या राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।